हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल KYSSC। तो हम लोग पिछले 3 क्लासेस में हम लोगों ने पूरे आर्टिकल्स को पढ़ा है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। आप लोग अगर 3 को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, 3 मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं होगा, 20-20 मिनट का, 15-15 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। 1 घंटा में तीनों वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे आने में बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट मैं करवा करवा के आप लोगों को याद करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पिछले क्लासेस के, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पॉलिटी का प्लेलिस्ट होगा, वहां से वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम लोगों ने ट्रिक की मदद से ये याद कर लिया था कि कितने पार्ट हैं। इसके बाद हम लोगों ने शेड्यूल को पढ़ लिया था, ठीक है। और फिर हम लोगों ने आर्टिकल चालू किया था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके इसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। चैप्टर 2 तक देख लिया था। हाँ, इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर 3। ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर 5 है, उसका चैप्टर 3 है, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या था, जल्दी से मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूटिव था 50 to 78, 52 से 62 तक प्रेसिडेंट का पढ़ा था, फिर वाइस प्रेसिडेंट का पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में पार्लियामेंट था, लोकसभा, राज्यसभा, फिर ये राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन, फिर लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। जो पासिंग ऑफ बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कौन सा लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज होगा, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 4। इसमें क्या है, यूनियन जुडिशियरी। यूनियन जुडिशियरी उससे पहले है, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं ना, ऑर्डिनेंस कब पास करते हैं, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। मतलब कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होने का क्या मतलब है, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, लोकसभा जब सेशन में नहीं होता है, रेसेस में होता है। रेसेस क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो बीच में क्या होती थी कि बीच के रेसेस के पीरियड होते थे ना, कि पहले का मतलब कि 4 पीरियड पढ़ लिए, फिर रेसेस पीरियड हो गया जिसको लंच पीरियड भी बोलते थे, ठीक है। फिर मतलब कि 4 पीरियड चालू होता था। तो उस तरह कि जब लोकसभा रेसेस में होगा, जब पार्लियामेंट रेसेस में होगी, तो उस टाइम अगर इमरजेंसी आ गया, तो उस टाइम अगर लॉ बनाना है, तो उसमें जो पास होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। और ये आर्टिकल कितने में है, 123 में। ओके, कैसे याद रखेंगे, 1 2 3 लाइनिंग में है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में है यूनियन जुडिशियरी। यूनियन जुडिशियरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट जुडिशियरी हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, 124 to 147, ठीक है। इसको बहुत याद मतलब कि गौर से देखिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट अब बच गया, बाकी तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है आज के क्लास में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 124 में क्या मेंशन है, इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बना, ठीक है, उसके बारे में, और उससे रिलेटेड इसमें प्रावधान लिखे गए हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को कब पहली बार मतलब कि इसका सेशन हुआ था, 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट बना किस एक्ट के थ्रू था, तो ये बना था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बना था, सुप्रीम कलकत्ता, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल नंबर 124 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, और इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि जो 33 जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, उसके प्रोसेस को भी इसमें मेंशन किया गया है। ये 33 क्यों लिखे, टोटल स्ट्रेंथ जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो होता है 34। एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, एक हो गया आपके, जस्ट ए सेकेंड, एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और 33 हो गए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है। मैं हिंट के लिए बता रहा हूं कि कुछ भूषण से नाम इनका स्टार्टिंग होता है, ठीक है। अगर आप लोग बताइए कमेंट में, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो 124 में हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ 33 जजेस। 125 में क्या मेंशन है, इनका जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो फ्री में काम नहीं करेंगे ना, पैसे लेंगे ना, तो सैलरी इनकी, ठीक है, सैलरी कनेक्ट करा रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है, सैलरी लेंगे। और सैलरी लेंगे तो इनके हेड भी तो कोई होगा ना, जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशन में चेयरपर्सन होते हैं, तो इनमें कौन होगा, चीफ जस्टिस होंगे। इसके बाद क्या होगा, इनके अलावा कभी कभी केसेस जब ज़्यादा हो जाती हैं, काम जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, तो एड होक जजेस का भी अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो इसके बाद एड होक जजेज हो जाएंगे। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिटायर्ड जज जो हो चुके हैं, ठीक है, 65 साल के बाद, उनको भी अटेंड करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है।
तो उसको लिखा हुआ है 128 में। तो 124 में क्या है, जजेस का अपॉइंटमेंट, 125 में उनकी सैलरी होगी, 126 में चीफ जस्टिस आ गए, 127 में जब केसेस बढ़ने लगे तो एडहोक जजेज आ गए, और इतने बढ़ने लगे कि रिटायर्ड जजेज को भी आना पड़ा, ठीक है। इसके बाद है 129। 129 क्या बोलता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का मतलब कि कोई भी अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, ठीक है, और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दूसरा अगर केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस जजमेंट को रेफर कर सकता है। इस जजमेंट को क्या करेगा, वो रेफर कर सकता है, ठीक है, कि इस जजमेंट में सिमिलर केसेस हुए थे तो उसमें जो भी मतलब कि डिसीजन लिया गया था ठीक वैसा ही मतलब कि डिसीजन इसमें भी लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 130, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ होता है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि दिल्ली है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये दिल्ली है, सबको पता है। हाँ, ये इसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको दिल्ली से हटा के कहीं और पे कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद आता है 131। 131 में है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के दो ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, एक होते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एक होते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहने का मतलब कि आपको अपील के थ्रू नहीं जाना है। अगर इससे रिलेटेड केस है, जो भी इसमें प्रावधान आते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। सेंटर और स्टेट में कोई कंफ्लिक्ट है तो इसके केसेस को, एक स्टेट और दूसरी स्टेट में कोई कंफ्लिक्ट है तो ये आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है। यूनियन टेरिटोरी में और आपको स्टेट में कोई कंफ्लिक्ट है तो इसमें आता है, ठीक है। तो इन सारे केसेस में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ चीजें हो, ठीक है, उसमें अपील करके कि पहले क्या होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए होंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी मतलब डिसीजन लिया गया वो मतलब कि आप उससे नाखुश हैं तो आप कहाँ गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में भी डिसीजन लिया गया तो उससे नाखुश है तो कहाँ जाइएगा आप, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में होगा तो वो होगा आर्टिकल नंबर 131। अगर सिविल मैटर में होगा तो वो होगा आर्टिकल नंबर 133 में, और क्रिमिनल मैटर में होगा आर्टिकल नंबर 134 में, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया, ओके। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहां तक हम लोगों ने 134 देख लिया। इसके बाद है 135। 135 में क्या है, फेडरल कोड। और जो भी कीवर्ड है आर्टिकल के मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है, तो कभी आप मतलब कि ज़्यादा बर्डन लगने लगे तो सिर्फ कीवर्ड को भी ध्यान में रखिएगा और उसमें से ऑप्शन आप लोग इजीली क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। इसको 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा, फिर आप लोग को खुद ही कितना मालूम चलेगा। कमेंट में आप ही बताइएगा कि ये कितना फ्रूटफुल रहा। 135 का आर्टिकल है फेडरल कोड। फेडरल कोड कैसे ध्यान में रखेंगे, तो आप लोगों ने अगर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पढ़ा होगा, तो ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग क्या होता है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ये होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ब्रिटिशर्स हमारे पास थे, तो वो लोग क्या किए थे कि बहुत सारे एक्ट को हमारे पास लाए थे, राइट फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू 1947 का एक्ट। उससे पहले था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फेडरल कोड फॉर्म किया गया था। कब किया गया था, 1937 में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि किससे हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 35 और यहाँ पे भी क्या है 35, तो फेडरल कोड कहाँ आ गया 135 में। इसके बाद है 136 में, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया उससे नाखुश है तो फिर से मतलब दोबारा उसमें डालना चाहते हो तो स्पेशल लीव आपको मिलेगा, फिर से आप मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 137 में ये है कि जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट लिया है उस जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, देख सकता है कि क्या मैंने जो जजमेंट लिया वो सही है या इसमें कुछ चेंजिंग की जरूरत है, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ जजमेंट। 138 है इनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि इनका कार्य क्षेत्र कितना आता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, मान लीजिए कि इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, पूरे इंडिया में है वैसे, ठीक है, ये पूरे इंडिया में इनका कार्य क्षेत्र है, ठीक है। अगर इनके ज्यूरिसडिक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है तो बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट। ध्यान में रखिएगा, प्रेसिडेंट नहीं। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ था कि
हु कैन इनलार्ज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो पार्लियामेंट भी रहेगा और प्रेसिडेंट भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम कंफ्यूजन में प्रेसिडेंट मार सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट होगा। इसके बाद हो गया आर्टिकल नंबर 139। 139 में क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स जो इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूँ कौन सा रिट्स होता है, पहले भी बताया, अभी सिर्फ क्विकली बता देता हूँ कि पहला होता है आपको हेबियस कॉर्पस होता है, HAEBEAS हेबियस कॉर्पस होता है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस क्या बोलता है कि अनलॉफुल डिटेंशन हो तो उसको रोकता है। जैसे कि किसी को इलीगली पुलिस ने डिटेन कर लिया है, ठीक है, तो उसको मतलब कि उस टाइम क्या होगा, हेबियस कॉर्पस रिट इशू हो सकता है कि तुम अनलॉफुल डिटेंशन की हो, उस पर्सन को लेके आओ मेरे पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। मैंडेमस होता है, मैंडेमस आपको हायर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट को देता है कि टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी, तुम्हारा काम है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करना, तुम पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करो। इसके बाद होता है सर्सियोरारी होता है। सर्सियोरारी में क्या होता है कि जो भी डिसीजन लोअर कोर्ट ली हुई रहती है उसको क्वैश कर देता है। क्वैश मतलब कि खत्म कर देता है, खारिज कर देता है। क्यों खारिज करता है, ये इसलिए खारिज करता है क्योंकि बोलता है कि देखो तुमने जो डिसीजन लिया वो सही नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ डिफॉल्ट होते हैं, मतलब कि फॉल्ट होते हैं, तो जिसके कारण से उसको क्वैश कर सकती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब हायर कोर्ट। इसके बाद होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये बोलता है कि जब भी लोअर कोर्ट आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन चला जाता है, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बेटा तुम बाहर जा रहे हो, ठीक है, तुम इसमें ना जाओ, ये तुम्हारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, प्रोहिबिट करता है उसको, ओके। इसके बाद एक लास्ट होता है क्वे वारंटो। क्वे वारंटो कहने का मतलब कि अंडर व्हाट अथॉरिटी, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन किसी सरकारी पद पे बैठा हुआ है, गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा कि ये बताइए कि आपके पास क्या पावर है कि आप इसी ऑफिस में बैठे हुए हैं। अगर वो इलीगली बैठा हुआ होगा तो उसको डिटेन किया जाएगा, उसको वहाँ से हटाया जाएगा, ये क्वे वारंटो में, ठीक है। अभी मैंने क्विकली ऐसे ही बता दिया, जब चैप्टर हम लोग पार्लियामेंट एक चैप्टर है पॉलिटी में, उसमें जब पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 140। 140 में क्या है, 140 में है एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा भी और जो पावर चाहिए वो आर्टिकल नंबर 140 में मेंशन है। इसके बाद है 141। 141 में ये मेंशन है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट पे, मतलब जितने भी कोर्ट इंडिया में है उन पे ये बाइंडिंग होगा। और 142 बोलता है, 142 के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार मतलब घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। बस एक चीज याद रखिएगा, कंप्लीट जस्टिस। 142 रिलेटेड है कंप्लीट जस्टिस से, ठीक है। और एक हो गया 143 कि प्रेसिडेंट को जब जरूरत होता है किसी भी मैटर पे सलाह लेना सुप्रीम कोर्ट से, तो वो लिखा हुआ है 143 में, ठीक है। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर डिस्क्वालीफाई करना होता है तो उस मैटर में भी क्या करता है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा प्रेसिडेंट को वो इस पे बाइंडिंग नहीं होता है, वो चाहे तो इसको मान सकता है, नहीं चाहे तो उसको नहीं मान सकता है, ठीक है। बाकी भी इसमें आर्टिकल है 144, 145, 146, 147, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इस पे कट लगाया है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या मेंशन है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स, पर्स वही वाला पर्स जिसमें हम लोग अपना पैसा रखते हैं, तो पब्लिक पर्स तो जो पूरे भारत के पब्लिक का पैसा है, ठीक है, तो उसका कौन होता है, ये गार्डियन होता है, ये देख रेख करता है कि कहाँ पे कितने पैसे खर्च हुए, ठीक है, ये रिपोर्ट बनाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, अलग अलग डिपार्टमेंट का, कि तुमने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इतना पैसा लिया था, तो उनको बताना पड़ेगा कि अगर मैं 10 रुपया लिया हूँ तो 10 रुपया कहाँ खर्च करना है, और कैग उसको देखेगा कि क्या वो सही है या गलत है, ठीक है, तो ये काम होता है कैग का। इससे रिलेटेड आर्टिकल 4 है, 148, 149, 150, 151। 148 सबसे पहले क्या होगा, उसका अपॉइंटमेंट ही तो होगा ना, तो सबसे पहले उनका अपॉइंटमेंट हो गया कैग का,
ओके। दूसरा क्या होता है कि इनका ड्यूटीज मेंशन होता है। आपका अपॉइंटमेंट हो गया तो आप बैठे नहीं रहोगे ना, वहाँ पे जाके कुछ काम करोगे ना, तो इनका ड्यूटीज मेंशन हुआ मेंशन है 149 में। 150 में है कि फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट कहने का मतलब कि जैसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन लोगों को पता है कि क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग होती है, कि कैसे कहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे क्रेडिट होगा, कहाँ पे डेबिट होगा, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग होती है, तो कौन सा फॉर्म ऑफ अकाउंट फॉलो किया जाएगा ये देखने के लिए कि एक्सपेंडिचर को मेंशन करने के लिए, रेवेन्यू को मेंशन करने के लिए, कैपिटल को मेंशन करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। उतना हमें डिटेल में नहीं जानना है, बस ध्यान में रखना है 150 से रिलेटेड है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। और 151 है कि ये रिपोर्ट लाके सबमिट करेंगे। किसको ये सबमिट करेंगे? प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, अगर वो सेंटर से रिलेटेड रिपोर्ट है तो, ठीक है। अगर वो पार्लियामेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है तो प्रेसिडेंट को देंगे, और नहीं तो अगर ये स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है तो किसको देंगे? ये गवर्नर को देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहां तक मेरा हो गया पूरा चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया, मतलब पार्ट 5 तक जिसमें यूनियन था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है पार्ट नंबर 6 जिसमें है स्टेट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक डिस्क्लेमर है। क्या है कि ओनली ब्लू कलर आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। अब देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये पूरे आर्टिकल में कौन सा ब्लू दिखाई दे रहा है? बस 153 से 159 दिखाई दे रहा है और एक 213 दिखाई दे रहा है। बोलेगा सर इसका क्या करना है? इसको याद ही नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली याद हो गया आप लोगों को। कैसे याद हो गया? मैं बस ये जस्ट इतना आर्टिकल और इसको बता लेने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने बोला ना कि जो 3 क्लास हो गए ना उसी को बार बार रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद कहीं से भी आर्टिकल नंबर पूछा गया तो मेरी गारंटी है कि 100% आपका उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, और मतलब कि एग्जाम में करके आइएगा। चलिए, तो हमारा हो गया यहाँ पे क्या कि पार्ट नंबर 6 हो गया। तो यूनियन के बाद क्या आता है? यूनियन के बाद स्टेट आता है, तो ये था पार्ट नंबर 5 में, और ये हो गया पार्ट नंबर 6 में, ठीक है। इसमें आर्टिकल है 152 टू 237, ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। मैंने यहीं पे डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है। अब यहाँ पे क्या है, हमें कुछ मतलब नहीं है। वैसे डिफिनेशन ऑफ स्टेट दिया है, उस डिफिनेशन में जम्मू एंड कश्मीर को नहीं इंक्लूड किया जाता है, बट एनीवे। एग्जीक्यूटिव चैप्टर नंबर 2 है एग्जीक्यूटिव। इसमें आर्टिकल होते हैं 153 टू 167, लेकिन हमें काम का कितना आर्टिकल है? 153 टू 159, बस इतना ही आर्टिकल काम का है। ये कौन सा आर्टिकल है? जो हम लोगों ने पढ़ा था ना 52 टू 62 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, उसी तरह 153 टू 159 गवर्नर से रिलेटेड है। अब मैं प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल को गवर्नर वाले आर्टिकल से कनेक्ट करके बता रहा हूं, ठीक है, कि ताकि यहां पे दिमाग ही नहीं लगाना पड़े। जो दिमाग लगाना था ट्रिक था, ये प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम प्रेसिडेंट वाला कर लिया, गवर्नर ऑटोमेटिकली हो गया। कैसे? यहाँ पे क्या था? प्रेसिडेंट था, 52 में प्रेसिडेंट था, उसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा? गवर्नर 153, गवर्नर ऑफ स्टेट। यहाँ पे क्या था? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। यहाँ पे क्या था? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट था। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इलेक्शन ऑफ द गवर्नर या अपॉइंटमेंट, वही बात है, ठीक है। अब देखिए ये एम जो है, मैंने जो 2 कट किया है इनको हटा दीजिएगा, ठीक है। ये मैनर ऑफ द ये होता है कि मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द गवर्नर होता है, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हो गया 156 में क्या मेंशन है? टर्म। तो ये देखिए 156 में क्या है? टर्म है। तो ये देखिए 156 हो गया, टर्म हो गया, 156 टर्म, ठीक है। इसके बाद फिर से इसको हटा दीजिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज द प्रेसिडेंट, इसको यहाँ से हटा दीजिए। इसके बाद क्यू को पकड़ लीजिए, क्वालिफिकेशन 157, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। इसके बाद हो गया 158, कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर 158। वो हो गया ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट 159, ओथ ऑफ द गवर्नर, ठीक है। देख लिए? तो कैसे ध्यान में रखना है कि पहले इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में जैसे ही आए ना ये लिख लीजिएगा कि प्रेम ट्रैकिंग पे चल रहा है, PREEM प्रेम ट्रैकिंग पे चल रहा है, TREQ ट्रैकिंग पे चल रहा है, सो कम इन टाइम, CO कम इन टाइम, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। और क्या कीजिएगा? पहले 3 को मार्क कर लीजिएगा, इसके बाद 1 को छोड़ दीजिएगा, फिर 1 को ले लीजिएगा, फिर 1 को छोड़ दीजिएगा, फिर 3 को ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब 3 पकड़ना है, 1 छोड़ना है, 1 पकड़ना है, 1 छोड़ना है, फिर 3 ले लेना है। टोटल आर्टिकल जो गवर्नर से रिलेटेड है 3 3 6 1 7 है, ठीक है। 160 भी है, लेकिन मैं ट्रिक एक बता रहा हूं, उसकी मदद से आगे ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद एक ध्यान में रखिएगा, ऑल्दो ये भी मतलब कि ट्रिक के मदद से याद ही हो जा रहा है, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर भी क्या है कि ऑर्डिनेंस है जो कि गवर्नर पास करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, हाँ
ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये भी क्या है, ऑर्डिनेंस है जो कि गवर्नर पास करते हैं। 123 वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें 90 ऐड कर लीजिए, 3 9 2 11, 9 2 11, 2 1 3, 213 हो गया गवर्नर का ऑर्डिनेंस, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। अब देखिए आगे के लिए मैंने क्या बनाया है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर 72 टू 111 आपको याद है तो हूबहू पार्लियामेंट का आर्टिकल कॉपी पेस्ट हो गया स्टेट लेजिस्लेचर में, बस उसमें 89 ऐड कर दीजिएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, चलिए किसी को भी उठा लेते हैं, 72 को उठा लेते हैं। 72 प्लस 89 कितना होता है, 9 2 11, 8 7 15, 161। चलिए 72 दिखाता हूँ और 161 दिखाता हूँ। 72 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, पार्डन करना, 161 पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, देख लिया, पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। अब बोलेगा कि सर आगे पीछे दिखा दिया, बीच का दिखाइए। चलिए मान लीजिए 100 आता है बीच में, ठीक है, 100 में 89 जोड़िएगा कितना होगा, 189। चलिए 100 देखते हैं। 100 वोटिंग इन द हाउस, वोटिंग इन द हाउस है 189, 189 वोटिंग इन द, वोटिंग एंड कोरम, वोटिंग एंड कोरम में वहां पर भी है वोटिंग एंड कोरम, मैंने सिर्फ आधा पढ़ा था। तो चलिए मैं दिखा देता हूं कि ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। देखिए वोटिंग इन द हाउस, ठीक है, एंड कोरम देख लिया। तो ये पूरा हुब टू हुब क्या होगा, यहाँ से 89 ऐड करेंगे इसके लिए, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। बट आर्टिकल नंबर 80 इसको फॉलो नहीं करता है, 82 फॉलो नहीं करता है, 108 फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ये मेंशन्ड है आपको राज्यसभा के बारे में, और यहाँ पे हमें पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं होते, इसलिए 82 है डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन सेंटर के लिए स्टेट के लिए दोनों के लिए एक ही होती है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। 108 में यहाँ पे मेंशन है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 3 नहीं है। और एक और चीज, यहाँ पे पहले राज्यसभा के आर्टिकल आते हैं, यहाँ पे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के आर्टिकल आएंगे, फिर लोकसभा के यहाँ पे आएंगे तो ये होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो थोड़ा सा ये इंटरचेंज है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्लस में जो आज हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा 112 से 114 को कॉपी पेस्ट आगे करवाइएगा तो हूबहू आर्टिकल मिलेगा, बट यहाँ पे 90 ऐड करना पड़ेगा। 111 72 से 111 में 89 ऐड करना पड़ता था, 112 से 124 जाने में 90 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं 112 क्या बोलता है, 112 ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको बजट हम लोग बोलते हैं, लेकिन बजट वर्ड कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 112 में 90 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 202। देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे ही चलिए एक बीच का कोई दिखा देता हूँ, कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या लीजिएगा, कितना 117 ले लूँ, क्या ले लूँ, चलिए 117 ही ले लेता हूँ, क्या है 117 देखता हूँ, 117 स्पेशल प्रोविजन, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मैच कराने के लिए दिखा रहा हूँ। स्पेशल प्रोविजन एट टू फाइनेंशियल बिल 117 हो गया, 117 में 90 जोड़िएगा तो 207, 207 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे क्या करना है। तो इतना मतलब आर्टिकल को कर लीजिए, फिर अगले क्लास में बहुत ही कम, मुश्किल से 15-20 और आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल 1 टू पूरा 300 मतलब कि कितना है 448 आर्टिकल आप लोगों के जुबान पे हो जाएगा, ठीक है। बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, पूरा आर्टिकल्स भी आप लोगों के जुबान पे हो जाएगा, पार्ट्स भी हो जाएगा और शेड्यूल्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रिवाइज कीजिए। आज के लिए ये कॉफ़ी है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चाय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये मतलब देख के उनका फ़ायदा उठा सके और अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर्स कर सके। ओके बाय बाय, गॉड स्पीड।